मैं सुखबीर कुमार वत्स, प्रवक्ता वाणिज्य, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर से मैं आज आपको वाणिज्य विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय में आंकड़ों का संगठन या व्यवस्थितीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण व्यवस्थितीकरण माने जो अव्यवस्थित चीज है ना, जो बिखरी हुई चीज है, उसको व्यवस्थित करना, सही ढंग से लगाना। इसी तरह से आंकड़ों में भी जो आंकड़े हैं वो स्वयं में अव्यवस्थित, असंगठित और अस्पष्ट होते हैं और ये प्रारंभ में तो एक बड़े समूह में समान होते हैं जिसमें आवश्यक और अनावश्यक सभी प्रकार के आंकड़े शामिल होते हैं। हम जो हमारे लिए आंकड़े आवश्यक हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। इसलिए ये एक रूप में या इसलिए ये सही रूप में नहीं होते और इनसे फिर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए इन्हें बोधगम्य बनाने के लिए या निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़ों को एक निश्चित और तर्कपूर्ण आधार पर सुव्यवस्थित किया जाता है। यही आंकड़ों का व्यवस्थीकरण है। अर्थात आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण से हमारा अभिप्राय है कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा आंकड़ों को सरल व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने, बोधगम्य बनाने, यानी कि उनसे ज्ञान हो सके, हमें कुछ बोधगम्य बनाने, और आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण का एक मुख्य जो उपयोग है वो विभिन्न वर्गों में बांटना है। तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का वर्गीकरण कहा जाता है और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर J.R. हिक्स ने कहा है, क्या कहा है प्रोफेसर J.R. हिक्स ने? प्रोफेसर J.R. हिक्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा J.R. हिक्स ने कि वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध तथ्य, वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध तथ्य स्वयं बोलते हैं। जबकि अव्यवस्थित रूप में वे मांस की भांति मृत होते हैं। प्रोफेसर J.R. हिक्स
ने कहा है कि अगर आंकड़ों को वर्गों में बांट दें, अगर वे वर्गीकृत हो जाएं और वे क्रमबद्ध हों, क्रम से लगे हुए हों, क्रम से लगे हुए तथ्य हों, तो वे अपने आप बोलते हैं, अपने आप बता देते हैं। आदमी देखते एकदम पता कर लेता है कि ये आंकड़े क्या कहना चाहते हैं। तो यही उन्होंने कहा कि वर्गीकृत और क्रमबद्ध तथ्य जो हैं वो स्वयं बोलते हैं, स्वयं बता देते हैं वो कि इन आंकड़ों, ये किस तरह के आंकड़े हैं। क्या किसी भी चीज़ के अगर हमारे पास आंकड़े तो वो बता देते हैं कि भाई क्या स्थिति है। जबकि अगर कोई अव्यवस्थित रूप में पड़े हुए आंकड़े हैं ना, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई किस तरह के आंकड़े हैं ये, तो वे जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं, जो अव्यवस्थित रूप में आंकड़े अगर हमारे पास हैं, जब तक उनको हम वर्गीकृत नहीं करते तब तक वो अव्यवस्थित आंकड़े हैं, जब तक हम उनको व्यवस्थित नहीं करते। तो जो अव्यवस्थित रूप में जो आंकड़े हैं वो इस तरह हैं जैसे कि मांस मृत होता है, जैसे कि मांस जो है वो मृत रूप से पड़ा रहता है, उसी तरह से अव्यवस्थित आंकड़े भी हैं। ठीक, तो इसके बाद है वर्गीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। वर्गीकरण का अर्थ जो है वो विभिन्न वस्तुओं अथवा बिखरी हुई सामग्री को समान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों या श्रेणियों में विभाजित करना है। इस तरह से जो वर्गीकरण है वो एकरूपता और समानता के आधार पर विभिन्न तथ्यों का विभिन्न श्रेणियों में विभाजन करता है। कुछ अर्थशास्त्र के द्वारा वर्गीकरण की जो परिभाषाएं हैं वो इस तरह से दी हैं। पीटर एच मन ने क्या कहा है? पीटर एच मन, पीटर एच मन ने कहा है कि वर्गीकरण अनिवार्य रूप से वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ रखने का प्रकार है ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके। यानी कि वर्गीकरण जो है वो अनिवार्य रूप से वस्तुओं को समान विशेषताओं, जो समान विशेषता वाली वस्तुएं हैं उनको एक साथ रखकर, उनको एक साथ रखने से है जिससे कि उनको सरलता से समझा जा सके। इसी तरह से कॉर्नर ने, पीटर एच मन की परिभाषा थी ये, इन्होंने वर्गीकरण को अपने शब्द में बताया है। और फिर इसके बाद है कॉर्नर। कॉर्नर ने क्या कहा? कॉर्नर ने यह कहा कि वर्गीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा तथ्यों को यथार्थ, वास्तविक, यथार्थ या कल्पित रूप से उनकी समानता और सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है और उससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता व्यक्त की जाती है। इस तरह से ये कॉर्नर ने वर्गीकरण को परिभाषित किया है। तो ये आपके वर्गीकरण और वर्गीकरण का अर्थ और परिभाषा आपके समझ में आई होगी। अब है वर्गीकरण के उद्देश्य। किस उद्देश्य के लिए वर्गीकरण किया जाता है? इसमें सबसे पहले है तथ्यों की प्रकृति स्पष्ट करना। दूसरा है तथ्यों को
बोधगम्य बनाना। तीसरा पॉइंट है तथ्यों के विश्लेषण में सहायता देना। चौथा है सामान्यीकरण में सहायता देना। पांचवा पॉइंट है तुलना में सहायता देना। छठा पॉइंट है पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना। और सातवां है सारणियन का आधार प्रस्तुत करना। वर्गीकरण के उद्देश्य पहला है तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करना, किस प्रकृति के तथ्य हैं। दूसरा तथ्यों को बोधगम्य बनाना। बोधगम्य माने जिससे कि हम जानकारी हासिल कर सके, वो तार्किक तथ्य मिल जाएंगे। एक तथ्यों के विश्लेषण में सहायता देना। तथ्यों को हम विश्लेषण कर सकते हैं तथ्यों का। फिर है सामान्यीकरण में सहायता देना। हम आंकड़ों को सामान्यीकरण कर सकते हैं, उनका सामान्य बना सकते हैं। तुलना में सहायता देना, आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं हम, तुलना करने में हमें सहायता मिलती है। पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना। जब वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण हम कर लेंगे तो उनका आंकड़ों का आपस में क्या पारस्परिक संबंध है, वो उस संबंध को बनाने में सहायता मिलती है। तीसरा है सारणियन का आधार प्रस्तुत करना। सारणी तभी बनेगी जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे, जब वर्गों में बन जाएंगे तो तभी हम कोई सारणी बना सकते हैं। तो इस तरह से पहला पॉइंट है तथ्यों की प्रकृति स्पष्ट करना। इसमें तथ्यों को तार्किक आधार पर समूहों और श्रेणियों में बांटा जाता है और इस प्रकार तथ्यों को जो है तथ्यों के बारे में यह पता लगाते हैं कि उनमें समानता और असमानता क्या है। दूसरी बात, तथ्यों को संक्षिप्त और बोधगम्य बनाना। इसमें यह है कि वर्गीकरण जो है वो तथ्यों को तार्किक आधार पर समूहों और श्रेणियों में बांटता है। इस तरह से उनको वो संक्षिप्त और बोधगम्य बनाता है। फिर इसके बाद है तथ्यों के विश्लेषण में सहायता देना। जब हम वर्गीकरण में जो तथ्य हैं, वर्गीकरण तथ्यों और आंकड़ों को विश्लेषण के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वर्गीकरण जो है वो तथ्यों और आंकड़ों को विश्लेषण के लिए उपयुक्त बनाता है। फिर है सामान्यीकरण में सहायता देना। वर्गीकरण सामान्यीकरण प्रक्रिया को सरल और संक्षिप्त बनाता है। फिर है तुलना में सहायक। वर्गीकरण संतुलित सामग्री को तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त बनाता है। इसके बाद है पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना। आंकड़े वर्गीकरण और घटना के द्वारा और परिणाम में संबंध ज्ञात करने में सहायता प्रदान करते हैं। सारणियन का आधार प्रस्तुत करना। सारणियन के आधार प्रस्तुत करने में यह है कि वर्गीकरण जो है वो सांख्यिकीय सामग्री के सारणियन और सांख्यिकीय विश्लेषण की अन्य क्रियाओं के लिए
समुचित अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस तरह से ये वर्गीकरण करने के उद्देश्य हैं। इसके बाद है अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं। अच्छे वर्गीकरण में क्या खास बात है? एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं। एक अच्छे वर्गीकरण में क्या खास बात होनी चाहिए? कौन सा अच्छा वर्गीकरण है? तो इसमें पहला पॉइंट है कि स्पष्ट होना चाहिए। एक वर्गीकरण स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, विभिन्न वर्ग एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए। विभिन्न वर्ग तीसरी बात यह है कि वर्गीकरण का आधार एक होना चाहिए। चौथी बात, वर्गीकरण में स्थायित्व होना चाहिए। पांचवी बात, वर्गों अथवा श्रेणियों का आधार उपयुक्त होना चाहिए। छठा पॉइंट, छठी बात, वर्गीकरण व्यापक होना चाहिए। सातवां पॉइंट, वर्गीकरण में परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। ये 7 बातें एक अच्छे वर्गीकरण में होनी चाहिए। अब इनको डिटेल में स्पष्ट करते हैं। पहला है, वर्गीकरण स्पष्ट होना चाहिए, कि वो वर्गीकरण स्पष्ट हो, स्पष्ट रूप से पता चले कि कौन से आंकड़े किस प्रकार के हैं। वर्गीकरण एक दूसरे से भिन्न होना चाहिए। या जो विभिन्न वर्ग हैं वे सारे वर्ग एक दूसरे से अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों। वर्गीकरण का आधार एक होना चाहिए। एक ही आधार पर वर्गीकरण किया जाए, ये अच्छे वर्गीकरण के गुण हैं।
वर्गीकरण में स्थायित्व होना चाहिए, वर्गीकरण जो है वो स्थायी हो, स्थायित्व हो, उसमें स्थायी वर्गीकरण हो, जिससे कि हम आगे निष्कर्ष पर पहुंच सकें। वर्गों अथवा श्रेणियों का आधार उपयुक्त होना चाहिए। वर्ग और श्रेणियां जो हैं वे उपयुक्त आधार पर होनी चाहिए। वर्गीकरण व्यापक होना चाहिए। वर्गीकरण जो है वो व्यापक रूप से, किसी भी चीज, जिस चीज़ का हम वर्गीकरण कर रहे हैं वो उसका व्यापक रूप से पता चले कि व्यापक रूप से वे क्या कहना चाह रहे हैं आंकड़े। वर्गीकरण में परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। वर्गीकरण में हम आवश्यक रूप से परिवर्तन कर सकें, अर्थात इसमें परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के आधार, वर्गीकरण के आधार या विधियां, वर्गीकरण के आधार में है एक तो भौगोलिक आधार, भौगोलिक आधार, समय अनुसार आधार, गुणात्मक आधार और एक संख्यात्मक आधार। अब ये जो गुणात्मक आधार है, इसमें साधारण और बहुगुणी दो तरह से होता है, ये साधारण और एक बहुगुणी। भौगोलिक आधार, भौगोलिक आधार यह है कि विभिन्न स्थानों की भौगोलिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ये जो है ये आंकड़े किसी देश, प्रदेश, जिला आदि, गांव, शहर, इनके आंकड़े लिए जाते हैं, इनको वर्गीकृत किया जाता है। समय अनुसार वर्गीकरण, दूसरा है समय अनुसार वर्गीकरण। समय आधार वर्गीकरण या समय अनुसार वर्गीकरण। समय अनुसार वर्गीकरण में इसके अंतर्गत हम आंकड़ों का वर्गीकरण समय और काल यानी कि वर्ष, माह, दिन, सप्ताह आदि के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तीसरा है गुणात्मक आधार। गुणात्मक आधार में जब तथ्यों का वर्गीकरण गुणों के आधार पर किया जाए, जैसे साक्षरता है, धर्म है या व्यवसाय है, इसके आधार पर अगर तथ्य किया जाए तो ये जो है गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। और ये वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण और एक बहुगुणी। तो जो साधारण या सरल वर्गीकरण है, इसको जो है इस प्रकार करते हैं हम कि इसको भी
दो श्रेणियों में रखते हैं, जैसे जनसंख्या में पुरुष और स्त्री हो गया, समुदाय में ग्रामीण और नगरीय हो गया। ये जो है ये इस प्रकार से हम करते हैं। ये जो वर्गीकरण है ये एक गुण के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। किसी एक गुण के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित करके किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जिन आंकड़ों में वह गुण है उन्हें एक श्रेणी, तथा जिनमें वह गुण नहीं है कि उन्हें दूसरे श्रेणी में रखा जाता है। जिनमें एक गुण है उन्हें एक श्रेणी में, और जिनमें वह गुण नहीं है उन्हें दूसरी श्रेणी में रखा जाता है। तो ये सरल वर्गीकरण हो गया। बहुगुणी वर्गीकरण के अंतर्गत इनके आधार पर एक से अधिक गुणों वाले व्यक्तियों को का जो है वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अव्यस्कता है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, शिक्षित, अशिक्षित, इनका इसमें दो से अधिक जो है वे वर्ग बनते हैं। इसमें दो से अधिक वर्ग बनाए जाते हैं। इसमें व्यस्कता है, अव्यस्कता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, शिक्षित, अशिक्षित या गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो उनको बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। फिर इसके बाद है संख्यात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण यह है कि इसमें सामग्री को अंकों अर्थात संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है। संख्यात्मक वर्गीकरण में आंकड़ों को संख्या के आधार पर संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आय है, व्यय है, लंबाई है, चौड़ाई है, इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। या तथ्यों का आवर्ती वितरण जो है वो संख्यात्मक या गणनात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इस तरह से इस वर्गीकरण का सांख्यिकीय श्रेणियों के रूप में, इस वर्गीकरण को सांख्यिकीय श्रेणियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और यह वर्गीकरण जो है ये दो प्रकार का होता है। जो संख्यात्मक वर्गीकरण है ये दो प्रकार का होता है। और इन दो प्रकार में एक तो है खंडित अथवा अविच्छिन्न श्रेणी, खंडित अथवा अविच्छिन्न। संख्यात्मक वर्गीकरण जो है ये दो प्रकार का होता है, खंडित अथवा अविच्छिन्न अथवा खंडित अथवा अविच्छिन्न वर्गीकरण। इसमें क्या करते हैं कि इस प्रकार के वर्गीकरण में जो मान हैं, जो मूल्य हैं, उनकी आवृत्ति, उनकी फ्रीक्वेंसी जितनी बार होती है उसे उसी संख्या के सामने लिखकर एक बारंबारता के रूप में, सारणी के रूप में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए सदस्य संख्या, सदस्य संख्या दी है और इस सदस्य संख्या में परिवार की संख्या, परिवारों की संख्या या बारंबारता दी है। अब मान लो कि दो सदस्य हैं, इनके परिवारों की संख्या 12 होगी। इसी तरह से अगर 3 सदस्य हैं तो इनके परिवारों की संख्या 20 होगी। 4 सदस्य हैं तो परिवारों की संख्या 10। 5 सदस्य हैं तो इसकी बारंबारता या परिवारों की संख्या 13 हो गई।
4 5, इसकी संख्या 13 होगी। इस प्रकार से हम सदस्य संख्या में जितने भी सदस्य हैं, मान लो 2 सदस्य हैं, तो ये परिवारों की संख्या 12 होगी। परिवार की संख्या जो है वो 12 होगी। 3 सदस्य हैं, परिवारों की संख्या 20 होगी। 4 सदस्य हैं, परिवारों की संख्या 10 होगी। तो इस तरह से ये जो है ये हम बारंबारता बना लेंगे। मान लो 6 सदस्य हैं, ये संख्या होगी 22। अब इसका हम योग कर लेंगे, कुल योग। तो फिर हमने इनका योग कर लिया है। ये हो गया 5 और 2 7, ये 77 हो गया। इस तरह से ये हम जो है ये खंडित श्रेणी कहलाई। यानी कि इस वर्गीकरण में मूल्यों की आवृत्ति और बारंबारता जितनी होती है उसे सामने लिखकर बारंबारता श्रेणी में दिखाया जाता है। तो यह है खंडित श्रेणी। इसके बाद है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी सतत श्रेणी में इसको वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या है कि इसमें आंकड़ों को अलग अलग प्रस्तुत न करके वर्गों में, ग्रुप में प्रस्तुत करते हैं। वर्गों में प्रस्तुत करते हैं, ग्रुप में प्रस्तुत करते हैं, वर्ग बना लेते हैं। जैसे मान लो कि आयु वर्ग है। आयु वर्ग जैसे 15 से 20 साल के कितने व्यक्ति हैं, 20 से 25 साल के कितने व्यक्ति हैं, 25 से 30 साल के कितने व्यक्ति हैं, 30 से 35 साल के व्यक्ति कितने हैं, 35 से ज़्यादा साल के व्यक्ति कितने हैं। वो इस तरह से सतत श्रेणी बनाई जाती है। तो इसमें आयु वर्षों में, और बारंबारता। इसमें आयु को वर्गों में बांट दिया हमने। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 साल से 30 साल, 30 साल से 35 साल और 35 से अधिक। अब ये 15 से 20 साल की आयु के जो व्यक्ति हैं उनकी बारंबारता कितनी है 15 से 20 साल वालों की? ये 300 है। 300 लोग 15 से 20 साल के हैं। 20 साल से 25 साल की आयु वर्ग के जो है वो 150 लोग हैं, उनकी आवृत्ति 150 है बारंबारता। 25 से 30 वालों की जो 25 से 30 वालों की जो बारंबारता है वो है 200, और 30 से 35 साल वालों की जो बारंबारता है ये है 90, और 35 से ज़्यादा वाले हैं 60 लोग। इस तरह से जो ये सतत श्रेणी है, सतत श्रेणी में तो वर्गों में रखते हैं, और खंडित श्रेणी में सदस्य संख्या वो सीधी रखते हैं, वो वर्गों में नहीं होती, वो बिना वर्गों के ही होती है, सीधी सरल श्रेणी होती है। इस तरह से इनका जो कुल योग आया, इनका योग कर लेंगे। कुल योग ये हो गया 0,
800 इनका कुल योग हो गया। तो ये सतत श्रेणी है, यानी कि इसको वर्गों में बांट लिया। 15 से 20 वर्ष की आयु वालों की बारंबारता है 300, 20 से 25 साल वालों की बारंबारता है 150, 25 से 30 साल की बारंबारता है 200, 30 से 35 साल वालों की बारंबारता है 90 और 35 से अधिक वालों की बारंबारता है 60। फिर इनका कुल योग कर लिया। इस तरह से जो है ये सतत श्रेणी के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आगे इस पाठ की रीडिंग करके इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे।